नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण के मुद्दे पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि रसायन और उनके प्रभाव, जैव खेती, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट और ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। कृषि रसायन और उनके प्रभाव। हरित क्रांति के चलते फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजैव उर्वरक और पीड़कनाशी का प्रयोग कई गुना बढ़ गया था और अब पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफी होने लगा था। ये सभी अलक्ष्य जैवों, जो मृदा पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है, के लिए विषैले होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि स्थानीय पारितंत्र में उन्हें जैव आवर्धित यानी बायोमैग्नीफाइड किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कृत्रिम उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाने जाने से जलीय पारितंत्र बनाम सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन में क्या असर होगा। इसलिए कृषि वर्तमान समस्याएं अत्यंत गंभीर है। जैव खेती। केस अध्ययन एकीकृत जैव खेती चक्रीय एवं शून्य अपशिष्ट जीरो वेस्ट वाली है। इसमें एक प्रक्रम से प्राप्त अपशिष्ट अन्य प्रक्रमों के लिए पोषक के रूप में काम आता है। इसके कारण संसाधन की अधिकतम उपयोग संभव है और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ जाती है। रमेश चंद्र डागर नामक सोनीपत हरियाणा का एक किसान भी यही कर रहा है। वह मधुमक्खी का पालन, डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, कंपोस्ट बनाने और कृषि का कार्य श्रृंखलाबद्ध प्रक्रमों में करता है, जो कि दूसरे को संभालते हैं और इस प्रकार यह एक बहुत ही किफायती और दीर्घ उपयोगी प्रक्रम बन जाता है। उस फसल के लिए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पशुधन से उत्सर्ग यानी गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। फसल अपशिष्ट के प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में या फॉर्म की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव खेती के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 5000 कृषक है। इसकी दूसरी समस्या रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की सुरक्षित निपटान की है। न्यूक्लिय अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरक जीवों के लिए बेहद नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसके कारण अति उच्चतर और उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होते हैं। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। न्यूक्लिक अपशिष्ट विकिरण की ज्यादा मात्रा घातक यानी जानलेवा होती है, लेकिन हम कम मात्रा के कारण कई विकार होते हैं। इसका सबसे अधिक बार बार होने वाला विकार कैंसर है। इसलिए न्यूक्लिय अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है और इसके उपचार में अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। यह सिफारिश की गई कि परवर्ती भंडारण का कार्य उचित रूप में कवचित पात्रों में चट्टान के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़कर करना चाहिए। यद्यपि निपटान की इस विधि के बारे में भी लोगों का कड़ा विरोध है। ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति की एक ऐसी परिघटना हुई जो पौधघर यानी ग्रीन हाउस में होती है। यह एक छोटा ग्लास का घर होता है, जिसका उपयोग खासकर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश के अंदर तो आने देता है, लेकिन ताप को बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए पौधे घर ठीक उसी तरह गर्म हो जाते हैं जैसे कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दी गई कार की भीतरी भाग गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जबकि पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाते। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप में होने वाली परिघटना है
जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सबसे बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादलों और गैसों को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है और दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा आगत यानी इनकमिंग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। इसका कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरित विकिरण के रूप में ऊष्मा यानी हीट उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका केवल बहुत छोटा भाग यानी टाइनी फ्रैक्शन ही अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O6, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। इन गैसों के अणु CFCs यानी मॉलिक्यूल्स ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और इसे फिर से गर्म कर देता है। यह चक्र अनेकों बार होता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर 20% मीथेन और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी के हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान सतह का ताप काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है। गत शताब्दी में पृथ्वी का तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इसमें से अधिकतर वृद्धि पिछले 3 दशकों में हुई है। एक सुझाव के अनुसार सन 2100 तक विश्व का तापमान 1.4 से लेकर 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान की इस वृद्धि के पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे कि एल नीनो प्रभाव होते हैं। इसके फलस्वरूप ध्रुवीय तीन टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों का पिघलना बढ़ जाता है। कई वर्षों बाद इससे समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, जो कि कई समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। वैश्विक उष्णता से होने वाले परिवर्तनों का कुल परिदृश्य अभी भी सक्रिय अनुसंधान का विषय है। हम लोग विश्वव्यापी उष्णता को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं? इसका उपाय है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, वनोन्मूलन को कम करना तथा वृक्षारोपण और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कृषि रसायन और उनके प्रभाव, जैव खेती, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समतापमंडल में ओजोन अवक्षय, संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, वनोन्मूलन और वन संरक्षण में लोगों की भागीदारी। धन्यवाद।